सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे भाषा एवं लिपि। इससे पहले जो वीडियो बना है वो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भाषा और लिपि के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। जैसे भाषा किसे कहते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपकी जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को जो लिख कर या बोल कर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। सिंपल है यहाँ पे। और ध्वनि भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के सदस्य परस्पर भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान या संप्रेषण करते हैं। ध्यान देंगे, भाषा जो है ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है, मतलब मुंह से कभी ध्वनि निकला, ठीक है, और उसको कुछ प्रतीक चिन्ह दे दिया गया। जैसे मुंह से ध्वनि निकला अ और उसको प्रतीक चिन्ह दे दिया गया कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या बन गई? आपकी भाषा बन गई। ये प्रतीक चिन्ह आपके हिंदी में है इसलिए ये अ कहलाता है। वैसे ही भाषा जो है भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। इट इज़ अ मेन, ये जो है आपका कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन होता है भाषा। ठीक है, भाषा के रूप देखते हैं तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप मिलेगा और दूसरा लिखित रूप मिलेगा। सामान्य सी बात है। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो बोलचाल में प्रयोग होती है। इसकी आधारभूत ध्वनि जो है, एक इकाई जो आधारभूत इकाई जो है ध्वनि होती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब श्रोता वक्ता के सामने होता है। तो मौखिक भाषा तभी प्रयुक्त होती है जब श्रोता जो है सुनने वाला वक्ता के सामने हो। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा जो है लिखित रूप में लिखित भाषा कहलाती है। इस भाषा की आधारभूत इकाई जो है वर्ण होती है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन जब पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर क्वेश्चन में दिया गया मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो जाएगा, लेकिन वहीं पर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाएगा तो वर्ण हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर यहाँ पे देना होगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा ध्वनि, ठीक है, ऑब्लिक वर्ण, या यहाँ पे प्लस वर्ण, ऐसा करके दे देगा। तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि सिर्फ भाषा पूछा है ना, इसलिए। तो भाषा विचारों में अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं ना उनके लिए सुरक्षित रख सकती हैं। कौन सी भाषा में? लिखित भाषा में। ठीक है, और दूर तक संप्रेषण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें वक्ता जो है श्रोता के सामने हो यह आवश्यक नहीं है। बोली एवं उपभाषा, ठीक है, बोली और उपभाषा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो बोली जो है किसी भी छोटे तथा विकसित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप है बोली। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। ध्यान देंगे, साहित्य की रचना बोली में नहीं होती। जैसे छत्तीसगढ़ी हम लोग की बोली है, हल्बी बोली है ना, हल्बी, भतरी, डोला, ये सब क्या है आपका, देखते हैं हम लोग जनजाति की जो बोली वगैरह होती है ना वो सब होता है ना। वैसे ही आपकी होती है उपभाषा। अगर किसी छोटी बोली में साहित्य रचना होने लगे और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रह के उपभाषा का स्थान ले लेती है। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं ली गई हैं, ठीक है, और कितनी बोलियां हैं आपकी? 18 बोलियां हैं। दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपकी कितनी बोलियां हैं? आप कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। तो उपभाषा के देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले इसको देख लीजिएगा। पश्चिम की ओर पे, दूसरा पूर्व की ओर पे, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी और पांचवा आपका पहाड़ी हिंदी। तो इसको समझते हैं, पश्चिमी साइड वाला हिस्सा देखते हैं हम लोग, है ना, भारत के मैप का जो पश्चिमी हिस्सा। हालांकि ये पश्चिमी हिस्सा नहीं है, पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा आ जाता है एक्चुअल में, ठीक है, पश्चिम और पूर्व जो है ऐसा थोड़ा सा मान के चलिए। तो ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की ओर पे बोली जाती है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश, बुंदेली, है ना, ठीक है, बांगरू, खड़ी बोली, ये सब हरियाणा और जो है खड़ी बोली जैसे आपके हरियाणा
आदि के क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा आदि बोली जाती है। वहीं पे पूर्व की ओर पे बोली जाती है आपकी 3 भाषाएं। यहाँ पे देखो पहले में 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 3 भाषा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेलखंड वाला हिस्सा मध्य प्रदेश, अवध वाला हिस्सा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ थोड़ा हल्का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में ही है। तो अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश वाला इलाका अवध है ना, अवधी का। बिहारी हिंदी बिहार की ओर पे बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पे भी 3 है ये, तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी कुछ सभी जानते होंगे है ना, मैथिली भी जानते होंगे अब, ठीक। मगही ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहाँ बोली जाती है? बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए तीनों में कॉमन कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक। ये 3 जो बोली हैं आपकी पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी में आपके उत्तर प्रदेश कॉमन है। राजस्थानी हिंदी में देखते हैं राजस्थान की ओर, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। अब थोड़ा सा इसको याद करने में आपको आसानी है क्योंकि मारवाड़ी, जयपुरी ये तो उधर पे है ही, मेवात वो भी, मालवी है ना, इस तरीके से। तो ये राजस्थान वाली बोली है। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाल की ओर बोली जाती है। मतलब आपका जो पहाड़ वाला हिस्सा है ना आपका, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ उत्तरांचल वाला, हिमाचल प्रदेश उधर पे है ना, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। अब एक एक को थोड़ा देखते हैं। तो खड़ी बोली जिस रूप में आज हिंदी में बोली जाती है या समझी जाती है, वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा के रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में देखने को हमको मिलता है। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा इसको जो है पहली बार खड़ी बोली जो है हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में पहेलियाँ एवं मुकरियाँ रची गई थी, ठीक है। किनके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। 10वीं शताब्दी में मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक, पहली बार। फिर लेकिन 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो द्वारा इसका जो है रचना में यूज़ होता है, जो उनके द्वारा जो पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि लिखी गई है ना उसमें। फिर मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा ही रही है, लेकिन उस समय पे कुछ क्या है, साहित्य रचना नहीं हुई थी, साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं था, है ना। इसका अर्थ यह था कि उस युग में ब्रज भाषा आपके काव्य की भाषाएं थी। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, है ना। खड़ी बोली वहाँ पे उपयोग नहीं होती थी। वहीं पे देखते हैं मानक भाषा। मानक भाषा एकदम श्रेष्ठ भाषा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त एवं व्याकरण सम्मत भाषा के रूप में ही मानक भाषा कहलाती है। मतलब वो व्याकरण सम्मत होता है, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होती। जनरली इसको लिखित भाषा के रूप में हम देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके जनरली देखने को कभी कभी कुछ एग्जाम में मिल ही जाते हैं, तो थोड़ा इसको पॉइंट आउट कीजिएगा। तो पहली चीज़ हम लोग को कौन से अनुसूची में देखने को मिलती है? 343। इस अनुसूची में हम लोग को संविधान की 343 अनुसूची में संविधान का जो आर्टिकल है ना, ये वाला, क्षमा चाहूँगा आर्टिकल बोलना था मुझे, अनुसूची बोल दी मैंने। आर्टिकल 343 में हमको देखने को मिलती है, 8वीं अनुसूची में देखने को मिलती है। भाषा का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है, पहला चीज़। दूसरा, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं ली गई थी? 14 भाषाएं, जो कि इस प्रकार है। आसाम की ओर का असमिया, बंगाल की ओर का बांग्ला, गुजरात की ओर का गुजराती। पूरे इंडिया का लिया तो हिंदी। फिर साउथ इंडिया में चले गए तो कन्नड़, ठीक है, मलयालम और तमिल, तेलुगु, ठीक। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। फिर एक आपकी प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत। तो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस ओर पे पश्चिम की ओर पे जाएंगे हम लोग के भारत में, पूर्व की ओर पे आसाम का असमिया हो गया, बंगाल का बांग्ला हो गया, और पूर्व की ओर का आपका गुजराती हो गया।
फिर सबसे ऊपर उत्तरी क्षेत्र का आपका कश्मीरी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण का तो देख लिए कन्नड़, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। ठीक, उस समय पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में कौन सी भाषा थी, एक उर्दू भाषा भी थी, इसलिए इसको भी लिया गया है। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू एक ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें उत्तर की ओर कश्मीरी जो है कश्मीरी ले लीजिएगा, दक्षिण की ओर कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु ले लेंगे। बीच का जो हिस्सा हो गया वो आपका उत्तर में कश्मीरी और पंजाबी भी ले लीजिएगा। ठीक है, उत्तर की ओर पे दोनों है ना, इस तरीके से। और बीच का वाला हिस्सा आपका महाराष्ट्र का मराठी, उड़ीसा का उड़िया, ऐसा करके ले लिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा ना रिलेट करके उसको याद कीजिएगा, हो जाएगा। फिर सिंधी भाषा जो है उसको भी 15 जो है आपका अमेंडमेंट 15वीं भाषा के रूप में लिया गया है। 21st जो अमेंडमेंट हुआ था, 21वां संशोधन हुआ था ना, उसमें कब, 1967 में। तो इसको मान्यता दे दी गई सिंधी भाषा को। अब कितनी भाषाएं हो गई टोटल, 15 भाषाएं। 1967 तक 15 भाषाएं। तत्पश्चात यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले 14, फिर एक भाषा और जुड़ गई। ठीक है, अब 15 हो गया। अब 15 में फिर कितनी भाषाएं जुड़ जाएंगी, 3 भाषाएं 1992 में। ओके फाइन। ठीक, चलिए, तो संविधान संशोधन को याद रखिएगा, 21वां, 71वां और 91वां। 91 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि +1 कर देंगे तो ये 92 हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 1992 का। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन। इसमें 3 भाषाएं जुड़ी, जिसमें आपका मणिपुर का मणिपुरी, नेपाल, ठीक है, नेपाल हमारे देश में नहीं है, उसके बाद भी नेपाली यहाँ बोली जाती है, तो वहाँ पे नेपाली जो भाषा है वो भी जुड़ती है। ये देवनागरी लिपि में होती है। कोंकणी, गोवा का जो हिस्सा है ना, उधर पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो ये टोटल इतने में क्या हो गया, 18 आपके हो गए। उसके बाद 92 संविधान संशोधन आया 2003 में, और लास्ट है अभी तक का। ठीक है, इसमें 4 भाषाएं शामिल हुई, यानी 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22, सॉरी 18, 4, 22, हाँ। ठीक है, टोटल 22 यहाँ पे हम लोग की भाषा है। ठीक है, टोटल भाषा कितनी है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। यहाँ देखिएगा कहीं भी अंग्रेजी का नाम नहीं है। क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या अंग्रेजी राजभाषा है, राजकीय भाषा है, 8वीं अनुसूची में शामिल है, कहीं भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी शामिल नहीं है। बस ये क्या है, राजकीय भाषा हो, राजभाषा है, क्योंकि जो राजकाज में जो काम आता है ना, उसमें जो भाषा उपयोग होती है उसमें अंग्रेजी को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा बोल, राष्ट्रभाषा तो है भी नहीं यहाँ पे, इंडिया पे अपनी है ना। तो 8वीं अनुसूची में इन सभी को 22 भाषाओं को स्थान दिया गया, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। तो 22वां जो संविधान संशोधन हुआ है ना, सॉरी 92वां जो संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 22 आपके भाषाएं हो जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं आपकी, बो, डो, मैं, सन। ठीक है, बोडो मैसन, इसको ऐसा लिख लीजिएगा, तो ये ऐसा लिख लीजिएगा, बो, डो, ये एक तो ये भी याद रख सकते हैं, बोडामास। ठीक है, ऐसा करके। तो बो से बो, डो से डो, बोडो हो गया एक तो। ठीक है, बो, डो से डोंगरी। ठीक है, और म से मैथिली, और स से संथाली। ठीक, इस तरीके से थोड़ा याद रख लीजिएगा। बोडामास ऐसा कुछ याद रख लीजिएगा अपने हिसाब से, या BDMS ऐसा कुछ याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। किसी देश या राज्य की राजकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। देखो यार, यहाँ पे जो राष्ट्रभाषा हिंदी है ये दे दी है ना, इसको फैक्ट को याद मत रखो आप, ये हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। तो
आगे बढ़ते हैं। इसमें 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। देखो यहाँ पे राजभाषा लिख दिया, फिर ठीक है राष्ट्रभाषा लिख दिया यहाँ पे, इसको याद ही मत करो, ये तो काट ही दो अभी। ठीक, राजभाषा याद रखना, राजकाज की भाषा ऐसा। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन 1955 में हुआ और 1956 में देखना राजभाषा भाषा के अधीन पे बहुत सारे अलग अलग राज्यों का गठन भी हुआ था 1956 में, जिसमें एमपी भी गठित हुआ था। भारत का प्राचीन भाषाएं जो पाली और प्राकृत हैं। विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषाएं सुमेरियन है। संस्कृत मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा तो, है ना। लिखित बोल रहे हैं, लिखित। भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। चलिए सॉरी, ये आगे बढ़ गए। देखिए, मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, याद होगा आपको। पंजाबी जो है आपकी गुरुमुखी है। अंग्रेजी जो है रोमन लिपि है। उर्दू जो है फारसी लिपि से आती है। बंगला जो है आपकी बंगला लिपि ही होती है और अरबी का जो है अरबी लिपि ही होता है। फारसी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर, ठीक है, इस साइड पे ऐसे लिखी जाती है ना, इस साइड से इस साइड ऐसा, ठीक है। वहीं पे देवनागरी लिपि हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस साइड से इस साइड पढ़ते हैं, ऐसा इस दिशा में, है ना। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है इस प्रकार से। वहीं पे हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। यहाँ पे देखते हैं चीनी और जापानी लिपियाँ ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऊपर से नीचे की ओर पे यहाँ पे बनता है। चीनी लैंग्वेज ऐसे देखना आपका ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा करके बना रहता है, तो ये ऊपर से नीचे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। वहीं पे भाषा की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। कहाँ से निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था, ठीक। चलिए यहाँ पे आते हैं, कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो बहुत आसान है, आंध्र प्रदेश का। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, सभी को पता होगा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, कौन सी है आपकी? कोंकणी। कबीरदास की जी की भाषा है कौन सी आपकी? सदुक्कड़ी भाषा, ध्यान रखेंगे, सदुक्कड़ी भाषा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ठीक है। हिंदी किस भाषा परिवार का है? तो ये भारोपीय यानी इंडन यूरोपियन जो भाषा है ना, इंडो यूरोपियन भाषा, उसका हिस्सा है, यह परिवार का हिस्सा है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ऑब्वियसली कौन सी है आपकी? आदि जननी। आदि जननी बोला है ना, सबसे पुरानी भाषा यानी संस्कृत है। आगे देखते हैं 8वां, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 1955 में देखने को हमें मिलता है। आगे देखते हैं, अरबी लिपि में लिखी जाती है। अरबी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये लिखी जाती है ऐसे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट इसमें कौन सा है? ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑब्वियसली गुरुमुखी। सिंधी की 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ठीक, कब मान्यता मिली है आपको? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखो 1965, 1967, 1955 और 1930। तो ये 1930 तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, भारत के आज़ादी के पहले का समय है। 55 में जो है भाषाई जो आपका क्या बोलना चाहिए, भाषा आयोग का गठन हुआ था 55 में, है ना। तो सिंधी जो आपको जो मान्यता मिली ना 15 जो है अमेंडमेंट में मिली, सॉरी 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 15वीं भाषा जुड़ी थी, वो मिली थी आपको
67 में, ये वाला आंसर। ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? तो आपकी 22 भाषाएं। सबसे पहले 14 प्लस 1 आपका सिंधी जुड़ा। ठीक है, फिर आपका 14 हो गया, फिर आपका कितना जुड़ गया उसमें, 3 और जुड़े, फिर लास्ट में 4 जुड़े, टोटल आपके 22 भाषाएं हो गई। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरियन, लिखित भाषा में है ना, लिखित भाषा के रूप में इसको प्राप्त किया गया था। ठीक है, ज्ञात भाषा है ना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे सॉरी ये 13th, ये तो हो गया ना। ठीक, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो BG खरे जी जो थे आपके, उसके अध्यक्ष उस समय पे थे। अब देखते हैं भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो हिंदी तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है और दूसरी भाषा है आपकी तेलुगु। देव भाषा किसे कहा जाता है? संस्कृत को। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रज भाषा कौन सी लिपि में है? तो ब्रज भाषा आपकी देवनागरी लिपि में आपकी देखने को मिलती है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या कोई नहीं? तो इसमें सबसे पहले सांकेतिक रूप में ही किसी भाषा का क्या बोलना चाहिए, जन्म होता है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपकी संस्कृत है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? देखो फिर अगेन ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक, राष्ट्रभाषा वाला जो है आप देखेंगे तो कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हिंदी को टिक कर देना, हालांकि है ही नहीं कुछ। चलिए, भाषा के कितने लिखने का ढंग क्या है? सॉरी हाँ, मतलब भाषा का जो लिखने का ढंग है ना, वो क्या कहलाता है? व्याकरण, लिपि, वाक्य या शब्द? तो क्या कहलाता है आपका? लिपि कहलाता है। भाषा साधक है अभिव्यक्ति का, ज्ञान का, लिखने का और बोलने का। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? अभिव्यक्ति का। ठीक है, एक्सप्रेशंस आपके। ये कम्युनिकेशन हो गया है ना। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी, एक मिनट, सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी या अर्ध मागधी? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये मागधी नहीं होगा है ना, अर्ध मागधी होगा। पूर्वी हिंदी का पूछा है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा कौन सी भाषा से आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौरसेनी। पद्मावत की भाषा क्या है? मैथिली, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली? पद्मावत जो महाकाव्य है ना, वो किस में लिखी गई है, ये पूछा गया है। तो ये लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे 26। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? इनमें से जो कौन सा है उसको पूछ रहा है। तो 26 का हो जाएगा आपका ब्राह्मी। आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? इनमें से किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो भास धातु से हुई है आपकी भाषा की उत्पत्ति, ये वाला बी। ठीक है, भास, भाष्य नहीं ना, न ही भाषा, या भाष, ये वाला भाष भी नहीं, भाष। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है? कितनी उपभाषाएं हैं? तो उपभाषाएं आपकी टोटल 5 हैं, हमने देखा था है ना। भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया? तो कब किया गया है आपका? 14 सितंबर 1949 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 दिया है आपका, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 343 में। हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? कितनी है आपकी बोलियों की मूल संख्या है ना? 18 है। उपभाषा की संख्या 5 है। मालवी हिंदी
किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? मालवी। ठीक है, मालवा वाला हिस्सा जो है कहाँ पे है आपका? राजस्थानी हिंदी में आती है। ठीक है, मालवा मालवा का हो जाएगा, मालवा का पठार। ठीक है, सॉरी राजस्थानी नहीं होगा, है ना, माय मिस्टेक, इट्स अ पूर्वी हिंदी। ठीक है, मालवी। ठीक, छत्तीसगढ़ी भी आता है इसमें पूर्वी हिंदी में, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? देखिए यहाँ पे आ गया, पूर्वी हिंदी के रूप में आती है। आपका 35 का देखते हैं, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो सरकारी कामकाज की भाषा है, संविधान स्वीकृत भाषा है, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, या बहु साहित्य सृजित की भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, खड़ी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली आपका आ जाएगा 37 का सी, पश्चिमी हिंदी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं 38। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हिंद से, हिंदू से, सिंधु से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी सिंधु से, है ना। सिंधु नदी जब बहती थी ना, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले जो व्यक्ति रहते थे ना, उनको सिंधु सिंधु ऐसा बोलते थे, और सिंधु जो है हिंदू में बदल गया और वहाँ से हिंदी निकला। हिंदी जो है आपकी नेक्स्ट आते हैं आपका, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? हिंदी को कौन सा मिला है? तो 39 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, राजभाषा। ठीक, राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि कौन सी लिपि है? अक्षरात्मक है, संकेतात्मक है, ध्वन्यात्मक है, या चित्रात्मक है? ऑब्वियसली अक्षर से बना है तो अक्षरात्मक होगा। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, कामकाज की भाषा? तो नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, यहाँ तीनों जगह पे आपका अंग्रेजी जो है भाषा प्रयुक्त की जाती है राजभाषा के उपयोग के लिए। 42। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी नागरी, ब्रह्मनागरी, देवनागरी, या नंदनागरी? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये वाला नंद नागरी। ठीक, कौन सी मानक भाषा नहीं है पूछा है ना। ठीक है, मानक भाषा नहीं है, अंग्रेजी, अवधी, उर्दू, या हिंदी? तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अवधी। ठीक है, नहीं है, क्योंकि इन सब की लिपियां देखने को मिलती है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी की, लेकिन अवधी की प्रमुख ऐसा आपका कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, और बोली भाषा की आधारशिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बनाना रहेगा, तो इनमें से थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फिल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही है, तो यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे है, कथन गलत है बोला है ना। तो बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा, केवल बोल दिया, केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, आवश्यक नहीं है ना। थोड़ा बहुत इसमें रचना भी होती है, बोली ही विकसित होकर उपभाषा और उपभाषा से भाषा बनती है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, यानी एक भाषा से अनेक बोलियां निकलती हैं, और बोली जो है भाषा की आधारशिला है, ऑब्वियसली है। नेक्स्ट आते हैं, खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? इनमें से झांसी, मेरठ, या कानपुर, या अलीगढ़ में? अलीगढ़ में। तो मेरठ में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे, मेरठ में। सौरसेनी अपभ्रंश किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या पहाड़ी? तो सौरसेनी किस अपभ्रंश में से सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का
विकास हुआ है। तो 46 का आपका बी हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का, है ना। चलिए, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी होंगी? बांगरू, बघेली, कन्नौजी या बुंदेली? इनमें से कौन सा होगा, आपको पूछा गया है। 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बघेली। ठीक है, कन्नौजी नहीं है, ना ही बुंदेली नहीं, ना ही बांगरू नहीं है। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कितनी बोलियां आती हैं, तो इसमें जो है आपकी 4 बोलियां देखने को हमको मिलती हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? देवनागरी लिपि का विकास खरोष्ठी, नागलिपि, ब्राह्मी या हिब्रू? ठीक है, तो देवनागरी विकास जो है आपकी ब्राह्मी लिपि में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? ठीक, तो खड़ी बोली का जो अपभ्रंश देखने को मिलता है हम लोग को सौसेनी वाला, है ना, उत्तरी रूप में। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम होगा? तो खड़ी बोली का आपका रेखता है। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो 4 कालखंडों में विभाजित है। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? तो यह ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, केवल एक ने, और या ए और बी दोनों ने? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इन दोनों ने किया कहा था, है ना, ऑप्शन डी। हाँ, चलिए 55 पे आते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? ठीक है, इनमें से किन्होंने जो है खड़ी बोली में रचना सबसे पहली की थी? तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। ठीक, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किनको कहा है? तो तुलसीदास जी को, कबीरदास जी को, या विद्यापति जी को, या चंद्र बरदाई को? ठीक है, तो शुक्ल जी ने जो है आपका 56 का आंसर कौन सा लेंगे? आपका चंद्र बरदाई को लेंगे। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो कहा गया, ये पृथ्वीराज रासो का निर्माण किया था। कौन सी भाषा में है? आपकी ब्रज भाषा में है। आगे देखते हैं, हिंदी की प्रथम साहित्य रचना कौन सी है? चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इसमें देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको लिया गया है? आपका जो पृथ्वीराज रासो है उसको लिया गया है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? प्रथम कवि बोला है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सरहपाद। ठीक है, सरहपाद। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, ठीक, तो सृष्टि का यहाँ पे ये हो जाता है पद्मावत, काफ़ी बड़ा है ये, है ना। 12 मासा, ठीक है, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? आपका 12 मास का जो प्रथम वर्णन है वो आपका बीसल देव रासों में मिलेगा, बीसल देव रासों में। हिंदी गीति काव्य का जनक किसको कहा जाता है? गीति काव्य, ठीक, ध्यान रखेंगे, गीति काव्य बोला है तो ये आपके ये विद्यापति जी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? सभी को पता होगा, हिंदी। और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा तेलुगु। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, पाली से, लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से? तो कहाँ से हुआ है? आपके अपभ्रंश से हुआ है। आगे आते हैं इसमें 65 में भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो
राजभाषा, ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है ना? संस्कृत भाषा के अपभ्रंश से बनी कौन सी भाषा है? इसमें से खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या पाली, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? पाली होगा, है ना? ठीक है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली तो बहुत बात की बात है ना? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो इनमें से कौन सी लिपि से हुआ है? आपकी ब्राह्मी लिपि से अधिकतर का, है ना? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख हमको मिलता है? तो 343 से लेके 351 तक हमको देखने को मिलता है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हमको बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और देन पाली। देखो हिंदी के बाद तो पाली आया नहीं है, तो यहाँ से आप ऐसा थोड़ा सा एलिमिनेट करना सीखें। ठीक है, हिंदी के बाद पाली, फिर अपभ्रंश, प्राकृत, ये तो एकदम उल्टा हो गया। ठीक है, अपभ्रंश से बना है पाली, पाली से बना है फिर प्राकृत, प्राकृत से बना है हिंदी, ये भी गलत है। ऑप्शन ये सही है आपका, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में आपका हिंदी आया हुआ है। ठीक है, तो 69 का आपका हो जाएगा ए। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 351 में हमको जो है डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो है दिए गए हैं, है ना? कैसा विकास होना है उसके बारे में वहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रज भाषा है, देखिए यहाँ पे उत्तरमाला भी है, लास्ट में मिला सकते हैं। 71 ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा कौन सा हो जाएगा? जैसे ये 71 का देखिए ऑप्शन कहाँ देगा, यहाँ पे ये 71 का बी क्या है आपका? पश्चिमी हिंदी। ऐसा ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से उद्गीत है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही कौन सी उपभाषा की है? आपकी बिहारी की। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, 56 में हुई थी, है ना? जिस समय पे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। यहाँ पे 74 देखते हैं आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 49 को लिया गया था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो ये आपका नागपुर भी नहीं है, मॉरिशस भी नहीं है, ऊपर होगा आंसर लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका लंदन भी नहीं है, न्यूयॉर्क है ना? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा, बोलने वाली भाषा तो ध्वनि होगी, है ना? और लिखित भाषा का वर्ण। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण। मानक हिंदी में क्या तात्पर्य है? साहित्य पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल, शिष्ट एवं सुशिक्षित लोगों की भाषा। ठीक है, जहाँ पे केवल वर्ड दे दिया वो तो हमेशा नेगेटिव है ना? तो उसको लेने का औचित्य नहीं बनता। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस या अवेस्ता में? इनमें से किस में जो है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलेगा? इन चारों में। ठीक, तो ये जो है आपका एकदम ये अवेस्ता में हमको देखने को मिलता है। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या होगा? अवहट, देसी लोक भाषा या पैसाची भाषा। तो इनमें से ऑप्शन होता है आपका अपभ्रंश या अवहट, इसको बोलते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था? इनमें डेट दिए गए हैं, तो डेट के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा 10 से 14 जनवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1975 में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? इनमें से किन लेखक ने कहा है ना? जैसी विद्यापति, अमीर खुसरो या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारत की सबसे बड़ी इकाई क्या है? क्या भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई इनमें देखिए, ठीक है, ध्वनि, ध्वनि से मिलता है आपका ध्वनि। ध्वनि जो है वाक्य बनाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे शब्द बनता है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है, शब्द का जो देखो अर्थ वाले जो ध्वनि होता है, ध्वनि से अर्थ निकलेगा। ठीक है, अर्थ से जो शब्द बन जाएगा किसी, है ना? ठीक, ऐसा वाक्य। तो सबसे बड़ा इकाई यहाँ पे दिए हैं हिसाब से वाक्य होगा।
पैराग्राफ दिया होता तो पैराग्राफ हो जाता है ना। चलिए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली को और क्या कहा जाता है? तो 84 का आंसर कौन सा होगा, देखिए आपका, एक मिनट, ये 84 ना, 84 का आपका कॉर्वी हो जाएगा, ठीक है, 84 का बी। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलते हैं? ठीक है, भाषा का प्राचीन रूप सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या उपनिषद में? तो सबसे प्राचीन रूप तो हमको मिलेगा ऋग्वेद में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला वेद जो है आपका ऋग्वेद है, इसलिए। तो ये वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। इससे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।